नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद एम के चैनल में मैं आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हिस्ट्री से संबंधित वीडियो है जिसमें हम मौर्य काल से संबंधित मुख्य तथ्यों को देखेंगे। दोस्तों, आपके जो यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का सिलेबस है, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का, उसमें मौर्य काल यानी अशोक से संबंधित पॉइंट को दिया गया है। अशोक से संबंधित, तो अशोक जो था मौर्य काल से संबंधित राजा था, इसलिए हम मौर्य काल से संबंधित जो भी पॉइंट महत्वपूर्ण हैं उन पॉइंट को देखेंगे, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। और दोस्तों, एक निवेदन करना चाहेंगे कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, और चैनल को, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ये फॉर्मेलिटी है जो कि हमें कहना पड़ता है। ये आप लोग की इच्छा पर निर्भर करता है कि आप शेयर करते हैं नहीं करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारी फॉर्मेलिटी है, हमने आपको कहा। यदि आपको लगता है कि हम आपके लिए थोड़ा भी मेहनत करते हैं तो हमारा आप उत्साह जरूर बढ़ाइए। आइए शुरू करते हैं इसमें मेन पॉइंट को। मौर्य राजवंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप से एकबद्ध किया। विशाखादत्तकृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया। तो मुद्रा राक्षस की रचना किसने की? विशाखादत्त ने। मुद्रा राक्षस एक नाटक है, में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया। ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी थी। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखादत्त के नाम से दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है। देवी चंद्रगुप्तम अभिसारिका वंशितक या अभिसारिका बंधितक। तो देखिए, ये दोनों चीज़ें जो रचनाएं हैं विशाखादत्त की, मुद्रा राक्षस, इन तीनों को आप लोग रट जाइएगा। क्षेमेंद्रकृत बृहद कथा मंजरी तथा सोमदेवकृत कथा सरित सागर, ये सभी रचनाएं दोस्तों रट जाइएगा। में चंद्रगुप्त के शूद्र उत्पत्ति के विषय में विवरण मिलता है। बौद्ध ग्रंथ का महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था तथा वह मौर्य नगर में उत्पन्न हुआ था। हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को म्यूर पोस्को के ग्राम के मुखिया के पुत्री का पुत्र बताया गया है। ठीक है। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्रोकट्स की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। तो पूछ दिएगा क्वेश्चन कि चंद्रगुप्त मौर्य का अन्य नाम क्या था, और उसमें एक विकल्प सेंड्रोकोट्स भी दे देगा, तो यही आपका आंसर होगा। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोट्स के रूप में वर्णित किया। जस्टिन ने सेंड्रोकट्स, चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। ठीक है। ऋषि चाणक्य ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लिखित कौटिल्य तथा एक पद्म खंड में उल्लिखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? विष्णुगुप्त। उन्हीं को चाणक्य कहा जाता, उन्हीं को कौटिल्य, कई नाम जो दिए गए। चाणक्य के अन्य अनेक नाम भी प्रचलित थे। अंशुल, अंशु, अंगुल, वात्स्यायन, कात्यायन आदि नाम इन्हीं में से हैं। पुराणों में उसे द्विजर्षभ श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया। कौटिल्य चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र, कौटिल्य चाणक्य द्वारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थशास्त्र जो उसने रचना की मौर्य शासन से के सिद्धांतों की पुस्तक है। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की सर्वप्रथम व्याख्या मिलती है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु राजनीति शास्त्र का एक अद्वितीय ग्रंथ। दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि विष्णुगुप्त या कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो किस विषय पर लिखा गया? तो राजनीति शास्त्र। और कौटिल्य यानी चाणक्य की जो तुलना होती है वो मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। राजनैतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में संभव हुआ। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप
चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी के प्रदेश पर हो गया। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत में उसका अधिकार प्रमाणित होता है। सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का अधिकार था। उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से दक्षिण में मैसूर था। तो पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत इधर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल के पास है, उत्तर में हिमालय यहाँ पड़ेगा और दक्षिण में मैसूर कर्नाटक में। ठीक है, तो ये पूरा क्षेत्र में उसका विस्तार था। माना भारत का जो भी है नक्शा ऐसे है तो पूरा क्षेत्र में उसका विस्तार था। ठीक है, यानी पूरे क्षेत्र में उसका राज चलता था। 150 ईस्वी पूर्व रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख में आनत और सौराष्ट्र गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बाद का निर्माण का उल्लेख मिलता है पुष्यगुप्त द्वारा। याद रखिएगा सौराष्ट्र, ये पॉइंट आप लोग जरूर रख जाइए क्योंकि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। इससे ये पॉइंट जो हमने टिक किया है इसको जरूर रख जाइए। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सेलुकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी पूर्व में परास्त किया था। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रचेट कहा है। विद्वानों के अनुसार अमित्रचेट का संस्कृत रूप में अमित्रघात या अमित्रघात, शत्रुओं का नाश करने वाला। जैन ग्रंथ उसे सिंहसेन कहते हैं। जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा मिलता है। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि अशोक के पिता का क्या नाम था। तो दोस्तों अशोक के पिता का नाम जो था वो बिंदुसार था। क्या नाम था? बिंदुसार। तो याद रखिएगा अशोक के पिता का नाम दोस्तों बिंदुसार था। ठीक। स्ट्रेबो के अनुसार बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटियोकस ने डाइमेकस नामक राजदूत भेजा। प्लिनी के अनुसार मौर्य राज दरबार में मिस्र के राजा टालमे द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत भेजा और बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की और वे वस्तुएं क्या थी? मीठा मदिरा, सूखी अंजीर तथा दार्शनिक। एंटियोकस ने दार्शनिक को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं बिंदुसार के पास भिजवा दी। बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक के अपने पिता के शासनकाल में अवंती उज्जैनी का उपराजा वायसराय था। असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। असम और सुदूर दक्षिण यानी दूर के दक्षिण राज्यों को छोड़कर अशोक ने अपनी प्रजा के विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसे व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया। धर्म यानी धर्म का जिसको वो अपने अनुसार चलाना चाहता था, जिसका पालन आसानी से सब कर सके। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। अशोक 269 ईस्वी पूर्व के लगभग कब बैठा सिंहासन पर? 269 ईस्वी पूर्व के लगभग राज सिंहासन पर बैठा। उसके अभिलेखों में सर्वत्र उसे देवानाम प्रियदर्शी कहा गया, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा। तो पूछा जाता है दोस्तों कि उसके कौन कौन से नाम थे। तो देवनाम प्रिय था, देवनाम प्रियदर्शी था, अशोकवर्धन था। अशोकवर्धन किसमें कहा गया? तो पुराणों में कहा गया। दशरथ उसका पौत्र था। वो भी अशोक की तरह देवनाम्पी की उपाधि धारण करता था। ठीक है। सिंहली अनुश्रुतियों, दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई। इसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तीस नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की। तो बौद्ध धर्म की तीसरी जो संगीत हुई दोस्तों 247 ईस्वी पूर्व में, 247 ईस्वी पूर्व में हुई थी। उसकी अध्यक्षता किसने की? तो उसकी अध्यक्षता पाटलिपुत्र में अशोक के राज्यकाल में हुई, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तीस ने की थी। ठीक है, नामक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु ने की थी। पहली कब हुई थी? 483 ईस्वी पूर्व में बौद्ध संगीत। दूसरी कब हुई थी? 383 ईस्वी पूर्व में। और चौथी कब हुई थी? 102 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, तो इस पॉइंट को याद रखिए। दीपवंश एवं महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित किया। तो किसने दीक्षित किया? याद रखिएगा, निग्रोध नामक भिक्षु ने
भिक्षु ने, सॉरी दोस्तों, भिक्षु ने बौद्ध मत में अशोक को दीक्षित किया था। मेन पॉइंट आपको अशोक से संबंधित ज़्यादा रटना है, इसलिए इस पॉइंट को तो आप लोग रट ही जाइए। तत्पश्चात मोगली पुत्र के प्रभाव से वह पूर्ण रूप से बौद्ध बन गया। दिव्य व दान के अनुसार, उसके अनुसार दोस्तों, उसमें कहा गया है कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। किसने दीक्षित किया? उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने। अब मौर्य शासकों अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नामक अधिकारी का उल्लेख मिलता है। रज्जुक की स्थिति आधुनिक जिलाधिकारी की जैसी थी, जिससे राजस्व तथा न्याय दोनों क्षेत्रों में अधिकार प्राप्त थे। अग्रोनोमोई जिले के अधिकारी को कहा जाता था। मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों कारवा को सार्थवाह की संज्ञा दी। क्या? सार्थवाह। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट तथा बिहार यात्राएं रोक दी तथा उनके स्थान पर धर्म यात्राएं प्रारंभ हुई। सर्वप्रथम अशोक ने कहाँ की यात्रा की? बोध गया की। उसकी यात्राओं का क्रम इस प्रकार है। क्रम ये यदि याद हो जाए तो याद कर लीजिएगा: गया, कुशीनगर, लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती। ठीक है, गया यानी बोध गया ही। ठीक है। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की यात्रा की। उसने 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की तथा वहाँ एक शिलान्यास स्थापित किया। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया तथा भू राजस्व 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया। कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में हैं। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। यानी जो भी अभिलेख थे दोस्तों, उन्हीं अभिलेखों से ही हमें अशोक का जो इतिहास है वो ज्ञात होता है। ठीक है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभलेख, तीसरा गुहालेख। शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए। वो स्थान कौन से हैं? तो शाहबाजगढ़ी, मानसेहरा, कालसी, गिरनार, धौली, जौगढ़, एर्रागुडी तथा सोपारा। अशोक के अधिकांश जो लेख थे दोस्तों, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे, लेकिन 2 अभिलेख शाहबाजगढ़ी व मानसेहरा की लिपि ब्राह्मी न होकर खरोष्टी थे। तो अशोक के अधिकांश अभिलेख, पॉइंट नोट कर लीजिएगा, अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा एवं ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। केवल 2 अभिलेख, तो केवल 2 को याद रखिए कि शाहबाजगढ़ी एवं मानसेहरा खरोष्टी लिपि में लिखे गए। तक्षशिला से आरमाइक लिपि में लिखा गया एक भग्नाभिलेख। सरेकुना नामक स्थान से यूनानी तथा आरमेइक लिपियों में लिखा गया द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा में अभिलेख तथा लंघमान नामक स्थान से आरमेइक लिपि से लिखा गया अशोक का अभिलेख प्राप्त हुआ। लेकिन ये पॉइंट जरूर रट जाइएगा, ये तो एक बार पढ़ लीजिएगा लेकिन उसको जरूर रट जाइएगा। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है। इस कार्य को संपादित करने वाला यानी ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने वाले विद्वान कौन थे? जेम्स प्रिंसप, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। D.R. भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया। ठीक है। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से चला है। ठीक, कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार है: पिपरावा, सोहगौरा और महास्थल। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। जैसे हम लोग ऐसे लिखते हैं जो भी कुछ लिखना होता है, लेकिन प्राचीन भारत में दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, ऐसे लिखा जाता था। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसप, नोरिस, लेसन, कनिंघम आदि विद्वानों, लेकिन सर्वप्रथम जो पढ़ा वो जेम्स प्रिंसप था। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। तो अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा शिलालेख कहाँ स्थित है? गुर्जरा शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। मस्की, नेत्रु एवं उडेगोलम के लेखों में भी अशोक का व्यक्तिगत नाम मिलता है। तो ये पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा कि अशोक का नाम उल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है और मस्की, नेत्रु एवं उडेगोलम के लेखों से भी अशोक का व्यक्तिगत नाम अशोक मिलता है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। पियदस्सी लाजा मगध संघ अभिवादेन आहा अपाधा धतंच, यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है।
अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लेख इस प्रकार है। यहाँ कोई जीव मारकर बलि न दिया जाए और न कोई उत्सव किया जाए। पहले प्रियदर्शी राजा की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, लेकिन अब इस अभिलेख के लिखे जाने तक सिर्फ 3 पशु प्रतिदिन मारे जाते हैं, 2 मोर एवं 1 मृग। इसमें भी मृग हमेशा नहीं मारा जाता। ये तीनों भी भविष्य में नहीं मारे जाएंगे। 5वें स्तंभ लेख में अशोक द्वारा राज्याभिषेक 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित करने का स्पष्ट उल्लेख है। अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध और इसमें अशोक की विजय हुई थी। अशोक ने 13वें शिलालेख में इस युद्ध के संदर्भ में स्पष्ट साक्ष्य मिले हैं। यह घटना जो कि कलिंग युद्ध था, अशोक के शासनकाल के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी पूर्व घटित हुई थी। ठीक है, 269 ईस्वी पूर्व उसने राज्याभिषेक अपना करवाया था और 261 ईस्वी पूर्व कलिंग युद्ध की जो घटना थी वो घटित हुई थी। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया। अशोक के दीर्घ शिलालेख 12वें में सभी संप्रदायों के सार की वृद्धि होने की कामना की गई है तथा धार्मिक सहिष्णुता हेतु पालनीय उपाय बताए गए हैं। अशोक के दूसरे एवं 13वें शिलालेख में संगम राज्यों चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरल पुत्र सहित ताम्रपाणी श्रीलंका की सूचनाएं मिलती है। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, जिनमें एंटियोकस सेकंड थियोसीरिया का शासक, तुर्मय या तुर्माय टालेमी सेकंड फिलाडेल्फस मिस्र का राजा, अंतकिनी या एनिकिनी एंटीगोनस गोनाप्तास मेसिडोनिया या मकदोनिया का राजा, मकमास या मेगारस साइरिन का शासक, अलिक सुंदर या एलिरू संटो एलेक्जेंडर एपायरस या एपीरस का राजा। तो ये पॉइंट से आपको उतना एक बार पढ़ लीजिएगा। ऐसे गोरखपुर जिले से प्राप्त, याद रखिएगा ये पॉइंट, गोरखपुर जिले से प्राप्त सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख और बोगरा जिले से जो कि बांग्लादेश से प्राप्त महास्थान अभिलेख की रचना अशोककालीन प्राकृत भाषा में हुई और उन्हें ईसा पूर्व 3री सदी की ब्राह्मी लिपि में लिखा है। ये अभिलेख अकाल के समय किए जाने वाले राहत कार्यों के संबंध में हैं और इस अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों से होती है। तो सोहगौरा ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ का है? गोरखपुर से संबंधित। बोगरा जिले बांग्लादेश से महास्थान अभिलेख मिला और इसमें चर्चा किसकी हुई है? अकाल के समय वाले राहत कार्यों से संबंधित चर्चा हुई है। तो इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, धर्मस्थनी तथा कंटक शोधन। धर्मस्थनी क्या थे? धर्मस्थनी दोस्तों दीवानी थे और कंटक शोधन मुख्यतः फौजदारी न्यायालय थे। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गुण पुरुष कहा गया। अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख है, संस्था अर्थात एक ही स्थान पर रहने वाले तथा संचरा अर्थात प्रत्येक स्थान पर भ्रमण करने वाले। मैगस्थनीज बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मैगस्थनीज की रचना क्या है? इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन मिलता है। इसके अनुसार पाटलिपुत्र नगर का प्रशासन 30 सदस्यों की विभिन्न समितियों द्वारा होता था और इसकी कुल 6 समितियां होती थी कि प्रत्येक में 5 सदस्य होते थे। तीसरी समिति जनगणना का हिसाब रखती थी। वर्तमान में भी यह कार्य नगरपालिका प्रशासन द्वारा किया जाता है। छठी समिति का कार्य बिक्री कर वसूल करना था। विक्रय कर मूल्य का 10वें भाग के रूप में लिया जाता था। उस समय विक्रय कर जो था मूल्य के 10वें भाग के रूप में वसूल किया जाता था। करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था और वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमाई कहता है। वह नगर के पदाधिकारियों को एस्टिनोमाई कहता था है। उसके बाद मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। मेगास्थनीज क्या था? सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में और मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था। मौर्य युग में नगरों का प्रशासन नगर पालिकाओं द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख नागरिक या पूर्व मुख्य था। मेगास्थनीज ने तत्कालीन भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया। वो 7 श्रेणियाँ कौन से थे? दार्शनिक थे, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक एवं मंत्री। मेगास्थनीज भारतीय समाज में दास प्रथा के प्रचलित होने का उल्लेख नहीं करते। यानी मेगास्थनीज का कहना है कि मौर्य समाज में दास प्रथा प्रचलित नहीं थी। उसके अनुसार मौर्य काल में कोई भी व्यक्ति न तो अपनी जात से बाहर विवाह कर सकता था और न ही उससे भिन्न पेशा ही अपना सकता था। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार हिंदुकुश पर्वत भारत की वैज्ञानिक सीमा थी। अशोक के अभिलेखों में मौर्य साम्राज्य के 5 प्रांतों का नाम मिलता है। पहला उत्तरापथ प्रांत, राजधानी तक्षशिला, अवंतिरठ, राजधानी उज्जैनी,
कलिंग राजधानी तोसली, दक्षिणापथ राजधानी स्वर्णगिरी, प्राच्य या पूर्वी प्रदेश राजधानी पाटलिपुत्र। भाग एवं बलि प्राचीन भारत में राजस्व के स्रोत थे, यानी भाग एवं बलि जो थे ये कर थे दोस्तों। अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि राजा भूमि का मालिक होता था, वह भूमि से उत्पन्न उत्पादन के एक भाग का अधिकारी होता था, इस कर को भाग कहते थे। इस प्रकार बलि भी राजस्व का स्रोत था। मौर्य मंत्रिपरिषद में राजस्व एकत्र करने का कार्य समाहर्ता के द्वारा होता था। किसके द्वारा? समाहर्ता के द्वारा। अंतपाल सीमा रक्षक या सीमावर्ती दुर्गों की देखभाल करता था, जबकि प्रदेष्टा विषयों या कमिश्नरियों का प्रशासक था। उपर्युक्त पदाधिकारियों के अतिरिक्त अन्य पदाधिकारी पणयाध्यक्ष यानी वाणिज्य का अध्यक्ष, सुराध्यक्ष, सुनाध्यक्ष बुचड़खाने का अध्यक्ष, गणिकाध्यक्ष वेश्याओं का निरीक्षक, सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष, अकाराध्यक्ष खानों का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष छापखाने का अध्यक्ष, लोहाध्यक्ष धातु विभाग का अध्यक्ष, नवाध्यक्ष जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष तथा पत्तनाध्यक्ष बंदरगाहों का अध्यक्ष। गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात मौर्यों ने किया। इस काल में ग्राम सभा गांव से संबंधित किसी भी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होती थी। पत्र में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है। मौर्यकालीन समाज में तलाक की प्रथा थी। पति के बहुत समय तक विदेश में रहने या उसके शरीर में दोष होने पर पत्नी उसका त्याग कर सकती थी। इसी प्रकार पत्नी के व्यभिचारिणी होने या बंध्या होने जैसी दशाओं में पति उसका त्याग कर सकने का अधिकारी था। ये सब अर्थशास्त्र में ये जो कि कौटिल्य ने लिखा था उसमें सब दिया गया है। मनुस्मृति के 38वें खंड में स्पष्ट उल्लेख है कि वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई हो पुनर्विवाह कर सकता है, लेकिन विधवा जिस स्त्री का पति मर गया हो अर्थात विडो को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं है। विदेशियों को भारतीय समाज में मनु द्वारा व्रत छत्री का सामाजिक स्तर दिया गया था, यानी विदेशी जो आते थे उनको छत्री के समान उनकी इज्जत की जाती थी या छत्रियों के समान उनको समझा जाता था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने कराया था। इस स्तंभ के शीर्ष पर सिंह की आकृति बनी है जो शक्ति का प्रतीक है। इस प्रतिकृति को भारत सरकार ने अपने प्रतीक चिन्ह के रूप में लिया है। मौर्य युग इन सभी स्तंभ चुनार के बलुए पत्थरों से निर्मित थे। मौर्य काल में जो भी निर्माण हुए वो अधिकतर जो थे बलुए पत्थरों से निर्मित हुए। ठीक है। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। इसका निर्माण अशोक ने कराया था। इस स्तूप का आरंभ काल 3री शताब्दी ईसा पूर्व था, जबकि भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है, जिसकी तिथि 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व लगभग है। सांची तथा भरहुत के स्तूपों को खोज अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अमरावती के स्तूप आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में कृष्णा नदी के दाहिने तट पर स्थित है। कर्नल कालिन मैकेंजी ने 1797 ईस्वी में इस स्तूप का पता लगाया था। फिर सारनाथ का धामेक स्तूप गुप्तकालीन है, जो बिना आधार के समतल भूमि पर बनाया गया। बिहार में पटना पाटलिपुत्र के समीप बुलंदीबाग एवं कुम्भहार में की गई खुदाई से मौर्य काल के लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। इन्हें प्रकाश में लाने का श्रेय स्पूनर महोदय को है। बुलंदीबाग से नगर के परकोटे के अवशेष तथा कुम्भहार से राजा प्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बुलंदीबाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था। जिस महत्वाकांक्षी व्यक्ति ने 184 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना की, वह इतिहास में पुष्यमित्र शुंग के नाम से विख्यात है। शुंग वंश का अंतिम राजा देवहूति अत्यंत विलासी था। दोस्तों, ये शुंग वंश से संबंधित आपको नहीं पढ़ना है। यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लीजिए कि कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने ईस्वी पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया और उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहरें निकाली। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ईस्वी पूर्व की कुछ शताब्दियों में चंद्रगुप्त मौर्य एवं अशोक ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया। उस क्षेत्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील खुदवाई तथा अशोक ने ईस्वी पूर्व 3री शताब्दी में इससे नहरें निकाली।
शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में इन दोनों के कार्यों का वर्णन मिलता है। जूनागढ़ के शासक रुद्रदामन ने इस झील की, यानी जो झील ये बनी थी सुदर्शन झील, इसकी मरम्मत कराई थी। तो दोस्तों इस तरह से मौर्य वंश से संबंधित, मौर्य काल से संबंधित ये महत्वपूर्ण जो फैक्ट थे वो समाप्त हुए। दोस्तों एक आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और उसको लाइक भी कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।